धुरंधर 2 मूवी ने हम सबको अपना दीवाना बना कर रख दिया है। यार क्या मूवी बनाया आदित्य दत्त ने, क्या ही पीक डिटेलिंग की है उन्होंने इस मूवी के अंदर। वैसे तो पूरा मूवी बेस्ट है, पर पूरा मूवी एक तरफ और मूवी में ये जो सीन है वो एक तरफ। He's a fight to the death. He's a gun to my head. वैसे तो ये एक फिक्शनल मूवी है जो बेस्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर क्या आपको पता है रियल लाइफ में इंडिया के पास में भी अपना एक ऐसा ऑपरेटिव था, हमजा अली मज़ारी जैसा, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ। इंटेलिजेंस सर्कल में उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। क्या आपको पता है उनके बारे में? नहीं पता? नाम बता दूँ? चलिए तो मैं नाम बता ही देता हूँ। उस शख्स का नाम था रविंद्र कौशिक जी। अगर रियल लाइफ में इंडिया के पास कोई ऐसा ऑपरेटिव रहा हो जो मूवी में दिखाए गए हमजा अली मज़ारी जैसा जाबाज, निडर और सबसे इम्पोर्टेंट दुश्मनों के बीच इनविजिबल रहा हो, तो वो थे रविंद्र कौशिक जी। चलिए अब बताता हूँ आपको रविंद्र कौशिक जी के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। रविंद्र कौशिक जी 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर सिटी में पैदा हुए। श्री गंगानगर जो सिटी है वो पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम क्लोज है। अब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से वहाँ के कल्चर में पाकिस्तान के कल्चर का थोड़ा थोड़ा एसेंस था, और साथ में ही श्री गंगानगर पंजाब के बॉर्डर से भी बहुत क्लोज था, तो वहाँ के लोकल लोगों को पंजाबी भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। अब क्योंकि उनका बचपन वहाँ पर गुजरा था, तो उन्होंने वहाँ के लोकल तौर तरीके और भाषा को भली भांति सीख ली थी, जो आगे जाकर उनको बहुत काम आती है। अब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें एक्टिंग और थिएटर के लिए पैशन जागने लगता है। श्री गंगानगर के ही SD बिहानी कॉलेज में वो आगे जाकर एडमिशन ले लेते हैं और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई चालू कर देते हैं। अब पढ़ाई करते करते वो थिएटर की भी प्रैक्टिस करते हैं। ओवर टाइम उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्टेज प्रेजेंस का एक रेपुटेशन बना लिया था। स्टेज पर वो चाहे कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, उस कैरेक्टर को बखूबी निभाने की कला उनमें आ गई थी। ये भी उन चीज़ों में से एक है जो आगे जाकर उनको इंडिया के लिए एक बेहतरीन स्पाई बनने में मदद करती है। 1973 में लखनऊ में एक नेशनल लेवल का ड्रामा कंपटीशन होता है, जिसमें रविंद्र कौशिक जी भी पार्ट लेते हैं। उस दिन उस कंपटीशन में वो एक रोल प्ले करते हैं, एक घायल सोल्जर का, जिसको दुश्मनों ने पकड़ लिया है। अब वो एक सीन दिखाते हैं जिसमें दुश्मनों ने उनको पकड़ने के बाद वो उनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं। उस दिन वो ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं वो बस उनको देखते रह जाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि उस दिन लकीली इंडिया का जो इंटेलिजेंस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, उनके ऑफिसर्स भी वहाँ पर बैठे हुए थे। वो जो ऑफिसर्स हैं वो उनमें कुछ खूबियाँ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि एक बेहतरीन स्पाई बनने के लिए जितनी भी खूबियाँ चाहिए वो सारी उनमें थी, चाहे वो संयम हो, चाहे वो ज़ुबान पर कंट्रोल हो, या चाहे फिर वो साइकोलॉजिकल कंडीशन हो। उनमें सारी खूबियाँ थी जो एक बेहतरीन स्पाई बनने में उनको मदद करेगी। आगे जाकर रॉ के ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं और उनको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब अगले 2 सालों तक उनकी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है, ताकि उनके दिमाग से जो उनकी पिछली लाइफ है उसको मिटाया जा सके और उनके अंदर एक नई आइडेंटिटी सेट की जा सके। अब आगे चलकर उनको उर्दू की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस्लाम के बारे में समझाया जाता है, उनको पाकिस्तान के बारे में एक एक चीज़ समझाई जाती है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, उनका ज्योग्राफी हो, या फिर उनका कल्चरल बैकग्राउंड। बेसिकली जिस टारगेट एनवायरनमेंट में उनको भेजने वाले थे उसके बारे में उनको सारी डिटेल्स दी जाती है ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे। फिर आगे चलकर उनको एक नई आइडेंटिटी दी जाती है, उनको एक नया नाम दिया जाता है, नबी अहमद शकीर। फिर 1975 में जब वो सिर्फ 23 साल के थे, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है, एक शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म मिशन पर। अब जाते ही उन्होंने पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और वहाँ से अपनी लॉ की डिग्री हासिल कर ली थी। अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे जाता है वो पाकिस्तान सोसाइटी में एकदम घुल मिल जाते हैं। अब आगे चलकर वो पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर भी घुस जाते हैं, वहाँ पर एक जॉब लेकर। अब कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री है उसके अंदर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब ले ली थी, या कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती है कि उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री में मेजर रैंक तक हासिल कर लिया था। इस जॉब पोजीशन की वजह से उन्हें वो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे पाकिस्तान इंडिया से छुपा कर रखना चाहता है। अब 1979 से लेकर 1983 तक एक पाकिस्तानी बनकर उन्होंने बखूबी इंडिया के लिए स्पाई किया
उन्होंने ऐसी काफ़ी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजी जो बाहर से इंडिया को जानना नामुमकिन था, चाहे वो पाकिस्तानी मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, उनका ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कहूता न्यूक्लियर फैसिलिटी का इन्फॉर्मेशन हो। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से तब इंडियन मिलिट्री को हमेशा पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर एक अपर हैंड मिलता था। अब उसी दौरान रविंद्र कौशिक जी एक नॉर्मल पाकिस्तानी बनकर अपनी लाइफ भी जीते। वो एक लोकल पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी भी करते और उन्हें एक बच्चा भी होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि वो इंडिया के लिए स्पाई कर रहे हैं। पर पूरी बात बिगड़ती है 1983 में, जब रॉ अपना एक ऑपरेटिव उनके पास भेजता है जिनका नाम था इनायत मसीह। अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इनायत मसीह के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। अब पूछताछ के दौरान इनायत मसीह उनको सब कुछ बता देता है और रविंद्र कौशिक की सच्चाई के बारे में बता देते हैं। उनके पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो उनके साथ ब्रूटलिटी करती है यार, उसको बताया नहीं जा सकता। उनके पकड़े जाने के बाद से इंडिया का ये जो सक्सेसफुली मिशन चल रहा था वो एंड हो जाता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, वो अपने गलती की वजह से नहीं पकड़े जाते, बल्कि वो दूसरों की गलती की वजह से पकड़े जाते हैं। अगले 2 सालों तक उनके साथ जो टॉर्चर होता है वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, और अगर आप सोचने की ताकत भी रखते हैं तो सोच कर आपका रूह कांप जाएगा। इतना सब होने के बाद भी वो इंडिया का नाम नहीं लेते। 1985 में पाकिस्तानी कोर्ट उन्हें डेथ सेंटेंस दे देती है, पर वो किसी तरह चेंज करके उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा दिया जाता है। अपनी ज़िंदगी के अगले 20 साल वो जेल में गुजारते हैं। जेल में उन्हें इतना तड़पाया जाता है कि किसी एक आम इंसान के लिए यह सहन करना नामुमकिन है। उसी दौरान वो इंडिया अपने फैमिली को लेटर्स भी भेजा करते थे। एक लेटर में उन्होंने ऐसा लिखा है कि उसे पढ़ते ही आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने लिखा था कि भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी करने वाले को क्या यही मिलता है। 20 साल जेल में गुजारने के बाद वो आखिरकार स्वर्गवासी हो जाते हैं। रविंद्र कौशिक जी नवंबर 21, 2011 में पाकिस्तान के मियानवाली सेंट्रल जेल में अपना आखिरी दम तोड़ देते हैं। रविंद्र कौशिक जी बस इंडिया के लिए एक स्पाई नहीं थे, वो इंडिया के एक ऐसे एसेट थे जिसका वैल्यू तोलना किसी के बस की बात नहीं है। इतने सारे एफर्ट्स और इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद भी आज तक उन्हें पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं मिला है। उनकी कहानी बस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के सर्कल्स, जर्नलिस्ट के रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स तक सीमित रह गई है। तो चलिए, अगर उनके इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि उनकी कहानी और लोगों तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों तक भेजिए। मैं चाहता हूं कि उनको वो रिस्पेक्ट मिले जिनके वो हकदार है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।